क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या फिर ट्रेडिंग करके पैसे कमाऊं, पर आपको ये नहीं पता है कि आखिर इसमें एंट्री कैसे ली जाए और इसमें काम कैसे शुरू किया जाए, और आप उन बेसिक्स को भी अभी नहीं जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की बेसिक्स आखिर हैं क्या, या कई सारे टर्म्स जैसे कि आज लोग बोलते होंगे, आपने सुना होगा कि बुलिश मार्केट था, बेयरिश मार्केट था। आपने कई बार देखा होगा वो एनएसई के सामने या बीएसई के सामने मूर्तियां बनी रहती है, बुल्स, बेयर। कई लोग ये मैं खुद पहले सोचता था कि यार आखिर ये बुल क्यों बना है, ये स्टॉक मार्केट में ये भालू का क्या काम है, या फिर ये बुल का क्या काम है, बैल का क्या काम है यहाँ पे, मुझे पहले नहीं पता था। तो अगर आप भी इन कई सारे टर्म्स से अगर फेमिलियर नहीं है स्टॉक मार्केट के, तो दोस्तों घबराइए नहीं, मैं हूं आपके साथ यहाँ पे। मैं आपके लिए इस वीडियो में इन सारे बेसिक्स को मैं कवर करने वाला हूं। हम मिलके इस पूरे वीडियो में इन सारे बेसिक्स को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं ऋतुराज सिंह आज आपके साथ मिलके इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये कई सारे पॉइंट्स, जिसमें कि हम कवर करेंगे कि शेयर्स क्या हैं, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और स्टॉक मार्केट के कई सारे की कॉन्सेप्ट्स। साथ ही साथ हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग बन भी जाते हैं और कई लोग रातों रात बर्बाद भी हो जाते हैं। इसके बाद और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, कि आखिर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या हैं। उसके साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कई सारे रिसोर्सेज शेयर करूंगा जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करने में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शेयर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों शेयर्स आप जैसे समझ रहे होंगे, वर्ड ही एक ऐसा है, किसी चीज में हिस्सा। तो कोई भी कंपनी जब बनती है जो कि लिस्ट है मार्केट में, भले ही या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी क्यों ना हो, तो कोई भी कंपनी जब बनती तो उसमें पहले कुछ नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाते हैं पहले। अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें कि 1 लाख शेयर्स से मान लीजिए एक कंपनी बनाई गई। अब उसमें हो सकता है जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे या कई सारे शेयर होल्डर्स होंगे, मान लीजिए 100 मालिक हैं। अब मेरे पास है भाई 10% शेयर, मेरा 10% शेयर हो गए मेरे पास। अब वो 10% मेरे हैं शेयर्स, तो वो 10% कहाँ कहाँ पे हैं, कौन से शेयर्स है मेरे आखिर? क्योंकि 1 लाख शेयर्स साहब बने आपकी कंपनी में, तो उन 1 लाख शेयर्स में से मेरे शेयर्स आखिर कौन से हैं? तो मुझे शेयर्स मान लीजिए अलॉट हुए, लेट्स से नंबर 1 से लेके नंबर 10,000 तक के शेयर्स मुझे मिले। मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूँ हमारी इस कंपनी में, मेरे पास एक अच्छे खासे शेयर्स हैं। तो मुझे जो शेयर अलॉट होंगे वो शेयर नंबर 1 से लेके शेयर नंबर 10,000 तक के शेयर्स मुझे अलॉट हो जाएंगे, और मैं इस कंपनी में अब 10% शेयर्स यानी कि 10,000 शेयर्स का मैं मालिक हूं। इसी तरह से आप जब किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक हिस्सेदारी खरीदते हैं, उतने शेयर्स के आप मालिक हैं उस कंपनी के। यानी कि अब उस कंपनी में जो भी होगा उस चीज में आपकी हिस्सेदारी होगी उतने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब मान लीजिए जिस कंपनी में आप मान लीजिए आज आपने रिलायंस में शेयर खरीदे, आपके पास 1,000 शेयर है रिलायंस के। अब रिलायंस को अगर आज प्रॉफिट होता है तो आपके शेयर्स का जो कीमत या जो भी प्रॉफिट होगा उस आपके नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से उतना प्रॉफिट आपके साथ शेयर होगा। या मान लीजिए आज कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर थे साहब उस रेशियो में आपको लॉस में भी हिस्सेदारी लेनी होगी। इसीलिए जो कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है रिस्क से है भरा, इसमें थोड़े जोखिम है, तो वो इसीलिए क्योंकि आप प्रॉफिट में भी हिस्सेदार हो और साथ ही साथ लॉस में भी आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनेंगे। अब बात करते हैं कि ये अगर शेयर्स की मैंने बात कही तो आखिर शेयर्स का बेसिक डेफिनेशन हुआ क्या? तो शेयर्स कुछ नहीं हुए, सिंपल सा एक यूनिट है जो कि आपकी किसी भी कंपनी में ओनरशिप को डिफाइन करता है कि आपकी कितनी ज्यादा ओनरशिप है या कितनी कम ओनरशिप है। तो ये बस उस चीज को मापने का एक यूनिट है, दैट्स इट। अब इसके बाद अब बात करते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट जो काम करता है उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रोल्स हैं, जिन रोल्स में आप काम कर सकते हो, अगर आप काम करना चाह रहे हो तो कोई ना कोई तो रोल आपका एक होगा ना, कि आप किस रोल के थ्रू एंट्री ले रहे हो। तो देखिए इसमें 3 रोल्स होते हैं आपके पास।
आप स्टॉक मार्केट में या तो एज एन इन्वेस्टर उतरिए। इन्वेस्टर वो होता है जो कि किसी भी शेयर को खरीदता है और उसको एक लंबे समय तक होल्ड कर रखता है। अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये मार्केट की डायरेक्शन को भी तय करते हैं, क्योंकि ये जिस कंपनी में पैसा ज़्यादा लगाएंगे अचानक से उन शेयर्स की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी, या इन्वेस्टर जिस कंपनी के शेयर्स मान लीजिए बेच रहा है तो वो पैसे की वहाँ पे उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू धड़ाधड़ गिर जाती है। मैं इस पॉइंट को भी कवर करूंगा कि आखिर ये प्राइस एक्शन क्या होता है, दाम कैसे ऊपर जाता है या किसी भी शेयर का दाम नीचे कैसे जाता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये भी मैं आगे कवर करूंगा। आपको समझ में आएगा कि मार्केट बेयरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है, ये सब हम आगे कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इन्वेस्टर जो कि किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके होल्ड करता है, वो होता है इन्वेस्टर। अब हम बात करते हैं दूसरे रोल की, जो कि है ट्रेडर की। ट्रेडर बेसिकली वो होते हैं जो कि शेयर्स को लगातार शॉर्ट टर्म में हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब डेली वो शेयर्स को खरीदेंगे बेचेंगे। ये हो गए आपके ट्रेडर्स जो कि शेयर्स की खरीद बेच में रोज लगे रहते हैं, उनका ये प्रोफेशन होता है और वो अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं तीसरे रोल की, जो कि है एक ब्रोकर की। तो जो दोस्तों ये ब्रोकर होते हैं ये बेसिकली बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ज़ीरोधा का, ग्रो अप स्टॉक्स। सो ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपको ये जो स्टॉक मार्केट है, इस स्टॉक मार्केट में ये बेसिकली बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस को अपने शेयर बेचने हैं या आपको रिलायंस से शेयर खरीदने, तो आप डायरेक्ट रिलायंस के पास नहीं न जाएंगे कि आप कैसे खरीदेंगे उनके शेयर। तो स्टॉक मार्केट पे ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं इनके शेयर्स को परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, जिनसे कि आप इन कंपनीज के साथ कनेक्ट या बायर्स और सेलर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं ब्रोकर्स, जो कि लाइसेंस लेके काम करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट से, जैसे कि एनएसई हो गया या बीएसई हो गया। तो ये 3 रोल्स है प्राइमरली, जिन रोल्स के जरिए आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ की कॉन्सेप्ट्स की। अब की कॉन्सेप्ट्स में अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं की कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या कह रहा हूं, तो देखिए सबसे पहला की कॉन्सेप्ट एक होता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपने जो वर्ड सुना आपको लग रहा होगा कि आखिर ये वर्ड क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझ में तो आ रहा होगा कि किसी की मार्केट में कैपिटल या कितना ज़्यादा कैपिटल उसका बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं, तो किसी भी कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू है या उसकी जो स्टॉक्स हैं उनकी मार्केट में, ओवरऑल स्टॉक्स की मार्केट में वैल्यू क्या है, जिससे कि आप किसी भी कंपनी की नेटवर्थ या कह लीजिए आप कंपनी की वैल्यू क्या है ये पता चलती है। ठीक है, अब इस कैपिटलाइजेशन के अंदर मैं बता दूं कंपनीज 3 कैटेगरी में आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होती है लार्ज कैप कंपनीज। अब सबसे पहले शुरू करते हैं स्मॉल कैप से। तो स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनके की ओवरऑल स्टॉक्स की वैल्यू 5000 करोड़ यानी कि 5000 करोड़ या उससे कम की हो। तो अगर आप एक स्मॉल कैप कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो नो डाउट उस कंपनी के पास अभी ग्रोथ के चांसेस बहुत है, क्योंकि उसको मार्केट अभी बहुत बड़ा कैप्चर करने के लिए बहुत सारे सेगमेंट्स में घुस सकता है, बहुत सारे इनोवेशंस कर सकता है और बहुत बड़ा अभी कस्टमर्स उसके ग्रो करेंगे, मार्केट कैपिटल और कैप्चर कर सकता है वो। तो इसीलिए स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, बट क्योंकि ये एक स्मॉल कैप यानी एक छोटी कंपनी है तो इसके साथ रिस्क भी उतना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिटर्न। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क है तो इसलिए रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की। तो मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी की वैल्यू यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो वैल्यू है इनकी 5000 करोड़ से ऊपर हो लेकिन 20000 करोड़ से कम की। तो अब मिड कैप में आप समझ ही चुके होंगे कि स्मॉल कैप से रिस्क थोड़ा कम होगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी स्टेबल होगी उसके मुकाबले और रिटर्न भी उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। अब आती है बात तीसरी यानी कि लार्ज कैप कंपनीज की। तो लार्ज कैप कंपनीज वो है जिनकी की वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर आप बात करें 20000 करोड़ या उससे ऊपर की होगी। अब ये कंपनीज के जो स्टॉक्स होंगे ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, सबसे ज्यादा सेफ होंगे, बट क्योंकि ये बड़ी कंपनीज है तो इनका जो ग्रोथ होगा
वो भी थोड़ा कम होगा, इसलिए आपको यहाँ पे जो रिटर्न्स आएंगे वो भी कम आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए बात करते हैं ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया की बिस्किट तो हम सब खाते हैं, हर किसी ने ब्रिटानिया की बिस्किट खाई होंगी, टाइगर बिस्किट बहुत सारी आती थी। अब ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटानिया का क्या है, मार्केट काफ़ी हद तक इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी सारी जगहों पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसके कस्टमर्स काफ़ी सारे ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अब जो परसेंटेज ऑफ जो कस्टमर्स, अब जो नए कस्टमर जो बनने का चांस होगा वो थोड़ा सा परसेंटेज अब कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट में काफ़ी हद तक कवर अप उसने कर रखा है। साथ ही साथ नए प्रोडक्ट्स भी जो लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनके पास सारे प्रोडक्ट लाइंस इतने सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि प्रोडक्ट्स भी नए लॉन्च होके उसमें नई थोड़ी सी जो ग्रोथ उनकी होगी वो कम होगी, क्योंकि उनका कस्टमर भी ज़्यादा, उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, या बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी नहीं उतारेंगे वो। इसलिए जो उनका ईयर ऑन ईयर हर साल जो ग्रोथ होगी वो परसेंटेज में थोड़ी कम होगी, बजाय एक मिड कैप या एक स्मॉल कैप कंपनी की, क्योंकि स्मॉल कैप या मिड कैप के पास अभी पूरा मार्केट खुला है कवर करने के लिए, बहुत सारे कस्टमर्स अभी बचे हैं अपने साथ जोड़ने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को हर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये डिफरेंस था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, आपको मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं, एक और टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, डिविडेंड। तो आपको अभी तक तो ये तो समझ में आएगा कि यार शेयर की वैल्यू बढ़ गई, अगर मेरे किसी कंपनी को मान लीजिए आज न्यूज़ आ गई अच्छी खासी कि मान लीजिए रिलायंस का आ गया कि आज रिलायंस को नई फंडिंग मिली, कई सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, तो आज रिलायंस के शेयर भाग जाएंगे ऊपर। तो हो सकता है अगर आप एक इन्वेस्टर भी हैं तो आप 5 साल बाद या 10 साल बाद आपने शेयर्स को बेच दिया एक अच्छे प्रॉफिट पे। अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि नहीं यार मेरे पास शेयर्स हैं, मैं अपने शेयर्स को बेचना नहीं चाहता हूं, पर मुझे फिर भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा क्या। आज मान लो मैंने रिलायंस में या ब्रिटानिया में शेयर लेके रखे हैं, इन कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो क्या मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो बिल्कुल साहब, बिल्कुल आपको बिल्कुल मिलेगा, डिविडेंड के रूप में। अब डिविडेंड क्या होता है, अब मान लीजिए किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसने डिक्लेयर किया कि मुझे मान लीजिए 10,000 करोड़ का कितने का भी प्रॉफिट उसको हुआ। अब वो फिर डिक्लेयर करेगी कि इस साल हम अपने प्रॉफिट्स हुए हैं तो इसलिए हम इतना डिविडेंड बांटेंगे। तो आपको उस केस में आपके शेयर्स जितने होंगे आपके पास, उस रेशियो में जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ होगा वो प्रॉफिट आपको शेयर करेगी, जिसको कि वो डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड क्या है, किसी भी शेयर्स, अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं और उस कंपनी को प्रॉफिट होता है और वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो उसको डिविडेंड के रूप में वो अपने प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांट सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि जरूरी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो डिविडेंड बांटेगी ही बांटेगी। ये प्योरली कंपनीज के पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी यहां पे है। हो सकता है उन्होंने कुछ नया प्लान कर लिया कि वो कुछ नया इन्वेस्ट ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस को, या फिर हो सकता है उनको समझ में आया कि उनको कुछ डेब्ट्स क्लियर करने हैं, कुछ भी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो डिविडेंड्स को बांटें ही आपके साथ। तो इसलिए डिविडेंड्स में आप ये जानिए कि डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को उसने तय किया कि उसको बांटना है तो आपको डिविडेंड के रूप में वो प्रॉफिट्स आपके शेयर पे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हम कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आखिर हम इन्वेस्ट कैसे करें, क्या तरीका है इन्वेस्ट करने का। तो देखिए, अगर आप एज एन इन्वेस्टर चल रहे हैं, आप एज ए इन्वेस्टर अगर काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप बड़े सेफ साइड में हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं सेंसेक्स का चार्ट। अगर आप देखेंगे कि 2014 में सेंसेक्स कहां पे था, तो आप देखिए ये कितने नीचे है। अब आज आप देखिए 2023 में सेंसेक्स का ग्राफ देखिए, ये कितने ऊपर चला गया। आप देख रहे होंगे कि बीच में वोलेटिलिटी है, काफी बार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये जो ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, ये शॉर्ट टर्म में हो रहा है। एक मतलब अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे, मान लीजिए आप 1 दिन के लिए काम कर रहे हैं या आप 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं, 1 महीने के लिए, तो आप देखेंगे कि मार्केट बहुत बार फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म में देखें, एक लंबे समय में अगर आप देखेंगे, तो मार्केट यानी सेंसेक्स ऊपर ही गया है। तो अगर आप एक ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आ रहे हैं शेयर मार्केट में, यानी कुछ साल के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल या 10 साल के लिए अगर आप आ रहे हैं, तो नो डाउट आप सेफ हैं,
मार्केट में पैसे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्रॉफिट ही होगा एज एन इन्वेस्टर। बहुत हाई चांसेस हैं इसके कि आपको प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की, जो कि होती है शॉर्ट टर्म सेलिंग, जो कि नॉर्मली ट्रेडर्स काम करते हैं शॉर्ट टर्म सेलिंग पे। तो इसमें क्या होता है कि आप मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं आप उनका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने देखा कि यार एक कंपनी का शेयर है, अभी सुबह 10 बजे ये कंपनी का शेयर एकदम नीचे गिरा हुआ है। अब मुझे ये पता है कि आज न्यूज़ आएगी या कुछ ऐसा होगा, मुझे पता है कि कई सारे फैक्टर्स को मैंने एनालाइज किया और मुझे ये पता है कि भाई इस शेयर का रेट आज दिन में 1:30-2 बजे तक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। सपोज मैंने देखा कि आज इस कंपनी का शेयर 80 रुपये पे चल रहा है। अब मुझे पता है कि आज शाम तक ये पैसे जो हैं इस शेयर का रेट 120 रुपये पे जाएगा। तो मैं क्या करूंगा एज ए ट्रेडर, 80 रुपये में मैंने शेयर को खरीदा, जब मैं देखूंगा कि 120 पे हो गया शेयर, मैं सीधे बेचूंगा, 40 रुपये का प्रॉफिट लेके मैं हट जाऊंगा। तो ये हो गई शॉर्ट टर्म सेलिंग, जिसमें कि आपने मार्केट के फ्लक्चुएशन का फायदा उठाया और प्रॉफिट कमाया। बट यहां पे मैं बता दूं, रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको यहां पे लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशन आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट की फ्लक्चुएशन क्या होगी। जरूरी नहीं है कि आपका प्रिडिक्शन सही हुई हो, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप शेयर्स में चाहते हैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना, तो देखिए सबसे पहली चीज है डाइवर्सिफिकेशन। आपने बहुत एक फेमस कहावत सुनी होगी शुरू से, हमारे वॉरेन बफेट की, जो कि बड़े ही दिग्गज माने जाते हैं स्टॉक मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट के मामले में। उन्होंने कहा है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। यानी उनका कहना है कि भाई एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो, क्योंकि अगर एक वो बास्केट गिरा तो सारे के सारे अंडे एक साथ ही फूट जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी शेयर्स अगर आप लेते हैं, किसी एक कंपनी या एक जगह पूरे पैसे, अपने सारे पैसे जो कि आपके हार्ड अर्न मेहनत के पैसे हैं, उसको एक जगह इन्वेस्ट मत करिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आपने सारे के सारे पैसे एक ही कंपनी पे लगा दिए, तो अब अगर वो कंपनी बढ़ी तो बहुत अच्छी बात, आप कमा लोगे। लेकिन अगर कहीं वो कंपनी का लॉस हो गया उस कंपनी को, या वो कंपनी मान लीजिए बंद हो गई, खत्म हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो आपके सारे के सारे पैसे चले जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा होता है रिस्क को मैनेज करने का तरीका कि आप शेयर्स को डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट करें। यानी कि एक में ना इन्वेस्ट करके 10 कंपनियों में या 20 अलग अलग कंपनियों में अपने उन पैसों को आप बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप 1-1 लाख रुपए 10 अलग अलग कंपनी में लगाइए। इससे फायदा क्या होगा, आपका रिस्क काफी हद तक बैलेंस रहेगा डाइवर्सिफिकेशन से। मान लीजिए 10 कंपनियों में से 4 कंपनियां कल को खराब परफॉर्म करती हैं और वो लॉस देती हैं, तो एटलीस्ट मेरी 6 कंपनियां तो बची हैं जो कि मुझे प्रॉफिट देंगी। अब ऐसा आप समझिए कि 4 कंपनियों ने मुझे अगर 10,000 का लॉस दिया, ठीक है, या ऐसे आप मान लीजिए 20,000 का लॉस दे दिया एक एक कंपनी ने, तो 4 कंपनी से आपको हुआ 80,000 का लॉस। लेकिन यहीं पे जो 6 कंपनीज थी आपकी, उन्होंने आपको ऑन एन एवरेज पकड़ लीजिए 25 से 30,000, यानी 30,000 का पकड़ लेते हैं कि 30,000 का प्रॉफिट दिया हर एक कंपनी ने उधर, आपने एवरेज 6 कंपनियों ने मिलके। तो कितना हो गया, 30,000 इंटू 6 कर लीजिए आप साहब, कितना हो गया, 6×18, 1,80,000 आपको वहां से प्रॉफिट आया। अब आपको यहां पे माइनस हो गया, आपका कितना गया था, यहां पे आपका लॉस हुआ था, आपकी 4 कंपनियां थी, एक एक कंपनी से आपको कितना लॉस मिला था, 20,000, यानी कि 80,000। तो अगर आप 1,80,000 में से 80,000 माइनस भी कर दीजिए, तब भी आप ओवरऑल 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में अभी भी होंगे। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के मामले में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिव रहना और अपडेटेड रहना न्यूज से लेके हर एक चीज में, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टॉक मार्केट के प्राइजेस को ऊपर नीचे कराती हैं। अब मान लीजिए कल को कोविड आया था, हर कोई जानता है, तो कोरोना में क्या था कि सारी कंपनी के शेयर्स आप देखे होंगे गिर गए। क्यों? क्योंकि कोरोना से हर किसी की लाइफस्टाइल,
कोई बाहर नहीं निकलना चाहता था घर से, लोग अपने पैसे बचा रहे थे, कोई भी शॉपिंग नहीं करना चाहता था। लोग सोचते थे कि केवल नेसेसरी चीज़ों को कर लो, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी थी मार्केट में कि कब क्या हो जाए। इसलिए कई सारी कंपनीज के शेयर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए थे। इसलिए इन्फॉर्म्ड रहना, अपडेट रहना न्यूज़ से लेके हर एक चीज़ के मामले में, क्या पॉलिसीज बनी उनसे भी शेयर मार्केट इफेक्ट होगा। हर एक चीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अब इसके साथ मैं बात करता हूं आपके, मैंने कहा था आपसे मैं बताऊंगा आपको ये भी चीज़ कि प्राइजेस कैसे ऊपर नीचे होते हैं, बुलिश मार्केट क्या होता है या बेरिश मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों बुलिश मार्केट मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको मैं बताता हूं बुलिश क्यों कहा जाता है। कभी आपने चीज नोटिस की है, अगर सांड होता है बुल, तो बुल यूं सींग उठा के मारता है, इस तरह से सींग को अपने उठा के मारेगा, यूं। बुल ऐसे नहीं मारेगा ना, आपको इसे नीचे लेके ऊपर उछाल के मारेगा। तो बस एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट जो डिराइव किया है बुलिश में हमने, कि बुल की तरह वो मार्केट को ऊपर उछालेगा, क्योंकि बुल नीचे से उठा के ऊपर मारता है ना, तो मार्केट को ऊपर उछाल देगा वो। तो यानी क्या होगा, बुलिश मार्केट में प्राइजेस शेयर्स के ऊपर जाएंगे। और अगर मैं बात करूं बेरिश मार्केट की, तो कभी भालू को देखा, भालू अपने पंजे से कैसे मारता है, ऐसे खड़ा होकर यूं यूं पंजे से मारेगा। तो अगर पंजे से मारा तो क्या एक्शन गिर रहा है, ये नीचे की तरफ, नीचे की मार पड़ गई, शेयर्स धड़ाम नीचे पूरे। यानी बेरिश मार्केट में क्या होगा दोस्तों, प्राइस शेयर्स के नीचे गिर जाएंगे पूरे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट होता कब है, तो ये प्योरली बायर्स और सेलर्स की, जो कितने नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरफ जाएगा मार्केट। अब मान लीजिए किसी शेयर की मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे शेयर्स हैं अवेलेबल, पर खरीदार यानी बायर्स कम है, कोई खरीदना नहीं चाहता उसको, कम से कम बहुत कम लोग बायर्स हैं, तो क्या होगा उस केस में, उस शेयर का प्राइस गिरेगा, यानी कि मार्केट बेरिश होगा। अब मान लीजिए कोई शेयर ऐसा है भाई, उस इतना गजब परफॉर्म कर रहा है कि लोग टूट पड़े हैं उसको खरीदने के लिए, इतने सारे बायर्स होगा कि हर कोई सोच रहा है मेरे पैसे लो, मेरे पैसे लो, शेयर मुझे दो। अब क्या होगा, वहां पे बायर्स की तादाद बढ़ जाएगी और शेयर्स की जो सप्लाई है वो कम पड़ेगी। इस कंडीशन में मार्केट आपका होगा बुलिश, और इसको आप कहेंगे बुलिश मार्केट। अब आप ये समझिए कि यहां पे अब आपको क्लियर हो गया कि बेरिश और बुलिश मार्केट क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है शेयर्स का। चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ रिसोर्सेस की, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी अपनी मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करने में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या चाहिए शेयर मार्केट में जर्नी स्टार्ट करने के लिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या होता है आपका, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। बेसिकली डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या होता है कि पहले जो शेयर्स होते थे वो पेपर फॉर्म में होते थे या फिजिकल फॉर्म में होते थे। अब क्या हो गया कि फोर्जरी कम हो सके, लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए ये डिजिटल फॉर्मेट में आ गए, यानी कि इनको मटेरियल से हटा के, जो कि पेपर एक फिजिकल फॉर्मेट होते थे वो मटेरियल होता था, अब उसको हमने डीमटेरियलाइज कर दिया, यानी कि ये एक फिजिकल फॉर्म में ना रह के एक डिजिटल फॉर्मेट में आ गया। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अब आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कई सारे ब्रोकर्स हैं मार्केट में, मैंने आपको कहा था ना कि आप ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जरूरत पड़ेगी अब आपको यहाँ पे इन ब्रोकर्स की। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप चाहे तो जा सकते हैं, जीरोधा का काइट ऐप है, आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्रो यूज कर सकते हैं, GROW, या फिर आप चाहे तो अपस्टॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये कई सारे आपके अकाउंट्स, कई सारे ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप अपना अपस्टॉक्स पे खोलना चाहते हैं अकाउंट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से आराम से खोल सकते हैं और आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा दिए गए लिंक से। उसके बाद आपको फिर क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको ये ध्यान देना है कि आपको न्यूज़ के मामले में बड़ा एक्टिव रहना है। न्यूज़ देखने के लिए आपको शेयर्स के लिए कौन कौन सी न्यूज़ चैनल्स है अपने पता है आपको, अगर पता है तो कमेंट्स में डालें, मैं बताता हूं, वरना तब तक CNBC आप देख सकते हैं, ये एक मैंने बता दिया। अब बाकी के कौन कौन से अच्छे हैं आपको लगता है जहां से आपको अपडेट मिल सकता है, आप वो कमेंट्स में बताइए। अब मैं बात करता हूं यहां पे सिंपल सा कंक्लूजन की,
तो कंक्लूजन ये है कि स्टॉक मार्केट कम एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत अच्छी जगह है। मेरा सजेशन पर्सनल ओपिनियन में ये है कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें, इसको एज एन एडिशनल इनकम का सोर्स मान के चले, लेकिन अगर आपके पास पहले से एक या दो सोर्स ऑफ इनकम और हैं तो स्टॉक मार्केट में काम करना ज़्यादा अच्छा है। मैं पर्सनली इस चीज़ के बारे में, मैं इसकी ओपिनियन आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप केवल और केवल स्टॉक मार्केट को ही एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम बना के रखिए। मेरे हिसाब से आपको एक से दो सोर्स ऑफ इनकम पहले रखना चाहिए जो कि आपको थोड़ा सेफ रखे, और आप फिर स्टॉक मार्केट के में आप इन्वेस्ट करिए, ट्रेडिंग करिए, बिल्कुल कमाइए यहाँ से। हाँ, दूसरी चीज कंक्लूजन ये है कि रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क को अपने आप मैनेज करके चलिए। आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे कितने हद तक का लॉस मैं झेल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं आज लॉस हो रहा है तो मैं लॉस को रिकवर ही करूंगा, उस चक्कर में आप सब कुछ लुटा दीजिए। नहीं, आपको एक लिमिट बनानी चाहिए कि आप कितना लॉस सह सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैंने आपको बताया था डाइवर्सिफिकेशन, कि कभी भी अपने स्टॉक्स को बहुत डाइवर्स रखिए, एक जगह पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं करिए, मल्टीपल अलग अलग एक पूरा बास्केट बनाइए आप, जिसमें कि अलग अलग शेयर्स, मल्टीपल शेयर्स होने चाहिए अलग अलग कंपनी के, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जिससे कि आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी अब स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी क्लियर किया शेयर्स क्या है, मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको बता दूं, दो प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस हैं अपने यहाँ, जो कि एक नेशनल एक्सचेंज NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मजा आया या कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट में आप डालिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस को देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।